चैप्टर 1 ग्रामर अ टेल ऑफ लैंग्वेजेस। ये उस समय की बात है जब अंतर्राष्ट्रीय खेल अपनी चरम पर था और 2010 में हमारे देश भारत में कॉमनवेल्थ खेलों का आयोजन किया गया। इन खेलों के सुगम आयोजन हेतु कई स्वयंसेवक आगे आए। दीप उन्हीं युवकों में से एक था। वो बहुत ही शांत स्वभाव का था। इसी दौरान उसकी मुलाकात संगीता से हुई। संगीता केरल की रहने वाली युवती थी और कॉमनवेल्थ खेलों में अपने पसंदीदा खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाने आई थी। दीप संगीता के व्यवहार से बहुत प्रभावित था और उससे दोस्ती करना चाहता था, मगर हिचकिचाता था क्योंकि संगीता अंग्रेजी बोलती थी, पर दीप को अंग्रेजी भाषा का बहुत अच्छा ज्ञान न था। दीप बैडमिंटन कोर्ट में वॉलंटियर कर रहा है और संगीता खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाने में लगी है। खेल खत्म होने पर संगीता दीप से मिलती है और उनकी बातें शुरू होती हैं। हेलो, मेरा नाम संगीता है। तुम्हारा नाम क्या है? हेलो संगीता, मेरा नाम दीप है। तुम यहाँ क्या कर रहे हो दीप? मैं लोगों की मदद कर रहा हूँ। कॉमनवेल्थ खेलों में वॉलंटियर का काम कर रहा हूँ। मुझे राष्ट्रमंडल खेल बहुत पसंद है। इनमें कितने ही अनोखे प्रकार के खेल देखने को मिलते हैं। संगीता, क्या तुम भी मेरी ही तरह वॉलंटियर हो? नहीं, मैं तो इन खेलों में दर्शक के रूप में हिस्सा लेने आई हूँ। मुझे भी राष्ट्रमंडल खेलों को देखने में बड़ा ही मजा आता है। इन खेलों का आनंद लेने के साथ साथ मैं इस शहर के आधुनिक एवं ऐतिहासिक दर्शनीय स्थलों को भी देखना चाहती हूँ। वैसे तुम कहाँ रहते हो दीप? मैं नई दिल्ली में रहता हूँ। नाउन्स। ऑल नेमिंग वर्ड्स आर कॉल्ड नाउन्स। वैसे सभी शब्द जिससे किसी व्यक्ति विशेष, वस्तु अथवा किसी स्थान के नाम का बोध हो उसे नाउन कहते हैं। यहां पर दीप, संगीता, नई दिल्ली, कंप्यूटर, पैड, लैंप, पुस्तक, म्यूजियम, आर्ट, दिन इत्यादि ये सारे नाउन्स कहलाते हैं। नाउन्स कई प्रकार के होते हैं। प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन। फिर तो तुम्हें इस शहर के बारे में सब कुछ पता होगा। क्या तुम मुझे अपना शहर दिखाओगे? हाँ जरूर। कहो, तुम्हें क्या क्या देखना है दिल्ली शहर में? लाल किला, कुतुब मीनार, चांदनी चौक, लोटस टेम्पल और वो जहाँ पुस्तकों का मेला लगता है। हाँ, पुस्तकों का मेला यानी प्रगति मैदान। अच्छा बाबा, मैं तुम्हें उससे कई बेहतर चीजें दिखाऊंगा, पर क्या तुम उसके बदले में मुझे अंग्रेजी बोलना सिखाओगी? ऐसे सारे नाउन्स जो किसी व्यक्ति विशेष या किसी जगह के नाम को दर्शाते हैं उसे प्रॉपर नाउन कहते हैं। संगीता, दीप, नई दिल्ली, कॉमनवेल्थ गेम्स, लाल किला, कुतुब मीनार, चांदनी चौक, लोटस टेम्पल, ये सभी किसी के नाम या किसी जगह के नाम का बोध कराते हैं। अतएव इन्हें प्रॉपर नाउन कहते हैं। ऐसे नाउन्स जो सभी एक जैसे विषय या वस्तु के लिए एक से ही प्रयोग किए जाते हैं उसे कॉमन नाउन कहा जाता है। उदाहरण के तौर पे वे सभी जो पढ़ाई करते हैं वे विद्यार्थी कहलाते हैं। वैसे ही जो चिकित्सा करते हैं उन्हें डॉक्टर कहा जाता है। यहां पर विद्यार्थी और डॉक्टर दोनों ही कॉमन नाउन हैं। उसी प्रकार पुस्तक, लड़का, फल, मयूर, गाड़ी इत्यादि सभी कॉमन नाउन कहलाते हैं। हाँ, जरूर सिखाऊंगी। तो फिर हम कल से ही शुरू करते हैं। दूसरे दिन के खेलों के बाद ही हम अपना दिल्ली भ्रमण का कार्यक्रम शुरू कर सकते हैं। तुम मुझे दिल्ली घुमाना और मैं तुम्हें अंग्रेजी सिखाऊंगी। तो फिर रही बात पक्की? वैसे सभी शब्द जो किसी विषय, वस्तु या किन्हीं जगहों के समुदाय का बोध कराते हैं उन्हें कलेक्टिव नाउन कहा जाता है। जैसे मेला, सेना, मंडली, सभा, आइलैंड, गुच्छा, झुंड, ये सभी किसी न किसी समुदाय को इंगित करते हैं, अतः कलेक्टिव नाउन कहलाते हैं। कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जो गिने जा सकते हैं, जैसे कि दिन, टेबल, शर्ट, पेन इत्यादि। इन सभी की संख्या निर्धारित की जा सकती है और इसलिए इन्हें काउंटेबल नाउन कहा जाता है। और ऐसी संज्ञाएं जिसे हम गिन नहीं सकते उन्हें अनकाउंटेबल नाउन्स कहते हैं। उदाहरण राइस, शुगर, मिल्क इत्यादि। बिल्कुल। चूंकि हम नई दिल्ली में हैं
इसलिए हम अपना पहला दिन नई दिल्ली के आकर्षणों से शुरू करेंगे, ठीक है ना? जैसे कि राष्ट्रपति भवन, राजपथ, इंडिया गेट, कनॉट प्लेस, पार्लियामेंट हाउस इत्यादि। ओके, यदि तुम्हें कोई आपत्ति न हो तो क्या हम आर्ट म्यूजियम भी चल सकते हैं? जरूर संगीता। तुम्हें पता है दीप, तुम बहुत अच्छे लड़के हो। तुमने मेरी बहुत बड़ी मुश्किल आसान कर दी। अच्छा, तो अब मैं चलती हूँ। कल मिलते हैं। शुभ रात्रि। शुभ रात्रि। एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स वो होते हैं जो किसी मनोभाव, किसी क्रिया या किसी अवस्था का बोध कराते हैं। आर्ट, गुडनेस, काइंडनेस, ऑनेस्टी, लाफ्टर, मूवमेंट, चाइल्डहुड, यूथ, स्लेवरी, डेथ आदि सभी एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं। डे 2। संगीता सुबह सुबह स्टेडियम पहुंचती है और दीप से मिलती है। दोनों एक दूसरे का अभिवादन करते हैं और दूसरे दिन के खेलों के खत्म होने पर मिलने का निश्चय करके अपने अपने गंतव्य को चले जाते हैं। गुड मॉर्निंग दीप, तुम कैसे हो? गुड मॉर्निंग संगीता, मैं अच्छा हूँ। तुम अभी कहाँ जा रही हो और वह तुम्हारे हाथ में क्या है? प्रोनाउंस, संज्ञा। नाउन्स के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले सभी शब्दों को प्रोनाउंस कहा जाता है। नाउन्स की पुनरुक्ति को दूर करने के लिए ही सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है, जैसे ही, शी, इट, दे, आई, यू इत्यादि। प्रोनाउंस का प्रयोग नाउन्स के आधार पर ही किया जाता है, यानी अगर नाउन एक वचन है तो प्रोनाउन भी एक वचन ही होगा। अगर नाउन स्त्रीलिंग है तो प्रोनाउन भी उसके अनुरूप ही होगा। मैं अभी बाधा दौड़ प्रतियोगिता देखने जा रही हूँ और यह नई दिल्ली की गाइड पुस्तिका है जिसमें शहर का एक नक्शा भी है। इसमें शहर के सभी छोटे बड़े आकर्षणों का उल्लेख है। क्या तुम मेरे साथ आ रहे हो दीप? नहीं, मुझे अभी यहाँ सैलानियों की देखरेख करनी है, पर हम खेल खत्म होने के बाद उस फुव्वारे के पास मिलते हैं। वो प्रोनाउंस जो किसी व्यक्ति विशेष या वस्तु विशेष के स्थान पर प्रयुक्त किए जाते हैं उन्हें पर्सनल प्रोनाउंस कहते हैं, जैसे आई, यू, ही, शी, इट एटसेट्रा। वैसे प्रोनाउंस जो किसी व्यक्ति, वस्तु या जगह को इंगित करें उसे डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहते हैं, जैसे दिस, दैट, दीज, दोज। उसी तरह प्रोनाउंस के कई और प्रकार होते हैं, रिफ्लेक्सिव, रिलेटिव, इंटरोगेटिव, पोजेसिव, निगेटिव एंड रेसिप्रोकल प्रोनाउंस। चलो अब चले। चलो। हम सबसे पहले कहाँ जाएंगे? सबसे पहले इंडिया गेट चलते हैं। वहां से राष्ट्रपति भवन, पार्लियामेंट हाउस और मुगल गार्डन्स होते हुए हम कनॉट प्लेस चलेंगे। क्यों, ठीक है ना? बहुत मजा आएगा। वर्ब्स, वैसे शब्द जिससे किसी कार्य के होने का बोध हो उसे वर्ब कहते हैं, जैसे चलना, जाना, खाना, खेलना, हंसना इत्यादि। क्रिया दो प्रकार के होते हैं, किसी वाक्य के मुख्य क्रिया को मेन वर्ब और सहायक क्रिया को हेल्पिंग वर्ब, इज, वॉज, आर, बीन, बीइंग एटसेट्रा कहते हैं। ये देखो, ये इंडिया गेट है। ये इमारत पहले विश्व युद्ध में मारे गए भारतीय सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पण करने के लिए बनाई गई थी। इसे बनने में 10 साल लगे थे। इमारत के ठीक नीचे अमर जवान ज्योति सन 1971 से ही हमेशा प्रज्वलित रहती है। वाव, ये कितना भव्य है। अच्छा, ये सारे रास्ते कहाँ जाते हैं? ये सभी आवश्यक रास्ते हैं जो अलग अलग दिशाओं को जाते हैं। इनमें से एक राष्ट्रपति भवन की ओर भी जाता है। आओ चलो, तुम्हें दिखाता हूँ। राष्ट्रपति भवन यानी जहाँ हमारे देश के राष्ट्रपति रहते हैं? बिल्कुल। साथ ही मुगल गार्डन भी है जो कि राष्ट्रपति भवन का एक हिस्सा है। यह बहुत ही सुंदर बगीचा है जिसमें हर साल फरवरी मार्च के महीने में फ्लावर शो किया जाता है। यहाँ तो कितने ही नाना प्रकार के फूल खिले हैं। देखकर मन खुश हो गया। वो सभी शब्द जो किसी भी कार्य के होने के समय का बोध कराते हैं उन्हें टेंस कहा जाता है। उदाहरणतः बनाई गई थी, बन रही है, बनाई जाएगी। ये समय के 3 अवस्थाओं का ज्ञान कराते हैं। टेंस किसी भी क्रिया के संपन्न होने का समय बताते हैं।
प्रेजेंट यानी आज, पास्ट बीता हुआ कल, फ्यूचर आने वाला कल। उसी के अंतर्गत वर्ब टेंसेस को कई श्रेणियों में विभाजित किया गया है। सिंपल, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, कंटिन्यूअस, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, परफेक्ट टेंस, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, और परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर। अंग्रेजी भाषा में कुल मिला के 12 टेंसेस होते हैं। ये तो बहुत ही बड़ा और सुंदर बगीचा है। कितने रंग बिरंगे फूल हैं यहाँ पर। चलो हम फूलों के उस गलियारे से बाहर निकलते हैं, फिर पार्लियामेंट स्ट्रीट होकर कैनॉट प्लेस चलेंगे। ठीक है। ये देखो संगीता, ये हमारे देश के गणतंत्रता का प्रतीक हमारा पार्लियामेंट हाउस और इस मार्ग को संसद मार्ग कहते हैं। यह अंदर और बाहर फुव्वारों से सुसज्जित है। हाँ, और ये 4 मंजिला गोलाकार इमारत है जिसमें 3 चेम्बर्स और 6 लिफ्ट्स भी है। क्या तुम यहाँ पहले कभी आए हो दीप? वो शब्द जो नाउन्स या प्रोनाउंस की विशेषता बताए उन्हें एडजेक्टिव्स कहते हैं। जैसे यहां पर बड़ा और सुंदर बगीचे की विशेषता बतला रहे हैं, रंग बिरंगे फूलों की विशेषता बता रहे हैं। एडजेक्टिव्स भी कई प्रकार के होते हैं। एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी, क्वांटिटी एंड नंबर, जैसे 4, 6, गोलाकार, पहला इत्यादि। हाँ, एक बार स्कूल के ट्रिप में आया था। संगीता, हमें सीपी पहुंचने के लिए अब यहां से मेट्रो राइड लेनी पड़ेगी। आओ चलें। बहुत मजा आएगा। क्या तुम्हें मेट्रो में सफर करना अच्छा लगता है या बस में? दिल्ली मेट्रो इज द बेस्ट। डिग्री ऑफ एडजेक्टिव्स: पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री। पॉजिटिव डिग्री बहुत, कंपैरेटिव डिग्री अच्छा लगना, सुपरलेटिव डिग्री बेस्ट इत्यादि। अगर हम टाइम से सीपी पहुंचे तो तुम जनपद के मार्केट भी चल सकती हो, जहां तुम ढेर सारी खरीदारी कर सकती हो, और हम सेंट्रल पार्क भी चलेंगे, जहां शाम की रंगीनियां तो बस देखने की होती है। सभी वैसे शब्द जो किसी वर्ब, एडजेक्टिव या किसी अन्य एडवर्ब की विशेषता बताए उन्हें एडवर्ब्स कहते हैं। एडवर्ब्स के 3 प्रकार होते हैं: एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ मैनर और एडवर्ब ऑफ प्लेस। उदाहरण के तौर पर टाइम, टाइमली, पहुंचने, वर्ब की विशेषता बता रहे हैं। शाम, ड्यूरिंग इवनिंग्स, रंगीनियों, एडजेक्टिव की विशेषता बता रहे हैं। इन्हें एडवर्ब ऑफ टाइम कहा जाएगा। हम जनपद से सेंट्रल पार्क कैसे जाएंगे? क्या हम पैदल जा सकते हैं? हाँ बिल्कुल, हम बहुत आराम से पैदल जा सकते हैं। एडवर्ब ऑफ मैनर: वो शब्द जो हाउ का उत्तर दे, वे सभी एडवर्ब ऑफ मैनर कहलाते हैं। ये लो आ गया जनपद। तुम्हें पता है दीप, जनपद में भारत सरकार के अधिकतर आला अधिकारियों का मकान है। नहीं, पर मैंने ये सुना है कि जनपद मार्केट में किताबों से लेकर जूतों तक सब कुछ मिल जाता है। क्या तुम्हें यहाँ घूमना है? हिंदी भाषा के वो शब्द जो किसी नाउन या प्रोनाउन के पूर्व प्रयोग किया जाए उसे प्रीपोजिशन कहते हैं। जैसे एट, इन, ऑन, अराउंड, फ्रॉम, टू इत्यादि। प्रीपोजिशन ऑफ टाइम और प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस ये 2 तरह के प्रीपोजिशन होते हैं। जो प्रीपोजिशंस समय बताने के लिए प्रयुक्त हों उन्हें पहली श्रेणी में तथा जो जगह के संदर्भ में प्रयुक्त हों उसे दूसरी श्रेणी में रखा जाता है। उदाहरण: इन, एट, अंटिल, बिफोर, आफ्टर, टिल, अंडर एटसेट्रा। अरे वाह, सीपी तो बहुत ही अच्छी जगह है। सड़क के इस पार जनपद और उस पार सेंट्रल पार्क है, पर यहाँ ट्रैफिक बहुत ज्यादा है। हमारे केरला में मैंने कभी इतना ट्रैफिक नहीं देखा है। वैसे शब्द जो किसी वाक्य के 2 हिस्सों को संयुक्त करे या 2 शब्दों को आपस में जोड़ें उसे कंजंक्शन कहते हैं। ये अलग अलग कारण और अलग अलग प्रकार से यूज किए जाते हैं। जैसे
when, before, either, since, than इत्यादि। जब भी हम किसी अचानक उत्पन्न हुए मनोभाव का लिखित भाषा में प्रयोग करते हैं उसे हम इंटरजेक्शन कहते हैं। जैसे वाह, अरे, आहा, अच्छा, एटसेट्रा। यद्यपि इनका अंग्रेजी व्याकरण में कोई ठोस आधार नहीं है, पर हम बोलचाल की भाषा में अधिकतर ऐसे शब्दों को जस का तस प्रयोग करते हैं। इंटरजेक्शंस के बाद अधिकतर एक्सक्लेमेशन चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। उफ, मैं बहुत थक गया। आज के दिन के लिए काफी हो गया। अब थोड़ी देर सेंट्रल पार्क में घूमते हैं और वापस चलते हैं। ठीक है। चैप्टर 2 इंपॉर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन। संगीता केरल के किसी स्कूल में छोटे बच्चों को पढ़ाती है। वो हर साल ग्रामीण बच्चों को पढ़ाने के लिए कैंप लगाती है। जैसे ही दीप को ये बात मालूम पड़ी, वो संगीता से उसे भी कम्युनिकेशन के बारे में सिखाने की जिद करने लगा, जिससे कि वो अपने कार्यक्षेत्र में लोगों से प्रभावशाली ढंग से बात कर सके। अपने आइडियाज को दूसरों तक प्रभावशाली ढंग से पहुंचाना जितना कठिन कार्य है, उतना ही जरूरी भी। कम्युनिकेशन कई प्रकार के हो सकते हैं। दोस्तों के साथ वार्तालाप करना, अध्यापकों का विद्यार्थियों के साथ वार्तालाप, बिजनेस बढ़ाने के लिए वार्तालाप इत्यादि। कम्युनिकेशन सिर्फ मैसेज का आदान प्रदान नहीं, बल्कि सही तरीके से जानकारी एक्सचेंज करने को कम्युनिकेशन कहते हैं। किसी भी बिजनेस का सही निर्माण करने के लिए जरूरी है आपस में सोच के आदान प्रदान का, जिसके लिए हर बिजनेस को अपने कर्मचारियों को संस्थान के हर गतिविधियों की जानकारी करते रहना पड़ता है। इतने में दीप का फोन बजता है। ये दीप के मैनेजर का फोन है। हेलो सर। हाँ दीप, तुम कहाँ हो? सर, मैं यहीं स्टेडियम के बाहर हूँ। दीप, हमारे समय सारणी में थोड़ा बदलाव है और इसलिए तुम्हें कल सुबह 6 बजे ही स्टेडियम पहुंचना पड़ेगा। जी सर, ठीक है, मैं पहुंच जाऊंगा। ओके दीप, कल सुबह ठीक 6 बजे पहुंच जाना। माफ करना संगीता। कोई बात नहीं। वैसे हम कम्युनिकेशन के बारे में बातें कर रहे थे, है ना? मैं समझ गया। जैसे हमारे देश को सुचारू ढंग से चलाने के लिए हमारी सरकार को आपस में बातचीत करनी पड़ती है, ठीक उसी तरह बिजनेस को चलाने के लिए भी अलग अलग लोगों को बिजनेस के बारे में बताना पड़ता है, जिसे बिजनेस कम्युनिकेशन कहते हैं। बिल्कुल, बस थोड़ा सा फर्क होता है। सही कम्युनिकेशन से किसी भी संस्थान को अपने कर्मचारियों का निर्देशन करना आसान हो जाता है और सबको सही जानकारी रहती है। जैसे अभी तुम अपने मैनेजर से बात कर रहे थे, उसे हम बिजनेस कम्युनिकेशन कहेंगे। प्रभावशाली बिजनेस कम्युनिकेशन के 2 रूप होते हैं, मौखिक कम्युनिकेशन और दूसरा लिखित कम्युनिकेशन। मैं बताऊं संगीता? हाँ। मौखिक कम्युनिकेशन औपचारिक और अनौपचारिक 2 प्रकार के हो सकते हैं। उदाहरण के तौर पर मीटिंग्स, इंटरव्यूज, ग्रुप डिस्कशन, स्पीचेस, ये सभी मौखिक कम्युनिकेशन के तरीके हैं। और मौखिक कम्युनिकेशन में कोई भी लिखित बिजनेस डॉक्यूमेंट जैसे रिटन रिपोर्ट्स, मैनुअल्स, नोटिस इत्यादि शामिल होते हैं। क्या ईमेल्स भी बिजनेस कम्युनिकेशन होते हैं? जैसे पुराने जमाने में कोई आवश्यक सूचना तार या चिट्ठी के द्वारा दी जाती थी, वैसे ही आज ईमेल्स सूचना के आदान प्रदान का एक गतिशील तरीका बन गया है। और यही कारण है कि आज बिजनेस कम्युनिकेशन ईमेल्स के द्वारा किया जाता है। वैसे बिजनेस कम्युनिकेशन के 4 और भेद होते हैं, वर्बल, नॉन वर्बल, एम्प्लॉयमेंट कम्युनिकेशन और रिटन कम्युनिकेशन। सभी उस तरह कम्युनिकेशन जो किसी संस्थान के कर्मचारियों से संपर्क साधने के लिए किया जाए, उसे एम्प्लॉयमेंट कम्युनिकेशन कहते हैं। इसमें निवेदन पत्र, एप्लीकेशन लेटर, रिज्यूमे, इंटरव्यू
आदि सब आते हैं। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में शारीरिक भाषा यानी हाथ की मुद्रा, हाव भाव आदि सभी को समझा जाता है। वर्बल कम्युनिकेशन में फीडबैक, प्रेजेंटेशन, इंस्ट्रक्शन एंड टेलीफोन शामिल होते हैं और इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन ईमेल्स, फैक्स, टेलीकॉन्फ्रेंसिंग, वॉइस मेल आदि सभी का समावेश होता है। तुम्हें पता है संगीता, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन हमारे वॉलंटियर ट्रेनिंग का एक खास हिस्सा थे। क्या इसके लिए अलग से कोई ट्रेनिंग सेंटर भी होते हैं संगीता? हाँ दीप, ऐसे कई लोग और कई कार्यक्षेत्र होते हैं जो यही काम करते हैं। कम्युनिकेशन के आयाम और तरीके सिखाते हैं। वैसे भी अपनी सोच दूसरों के साथ बांटने के लिए जरूरी है कि उसे सही तरीके से कम्युनिकेट किया जाए, फिर चाहे वो पब्लिक स्पीकिंग हो या निगोशिएट करने के स्किल्स हो। बिजनेस में अपनी बात दूसरे सहयोगियों या अधिकारियों तक पहुंचाने के लिए पब्लिक स्पीकिंग की जानकारी अति आवश्यक है। स्पर्धा और प्रतियोगिता के दौर में दूसरों से आगे बढ़ने के लिए जरूरी है कि आप अपनी सोच को सही ढंग से अपने आला अफसरों तक पहुंचा सकें। उसके लिए लोगों की भीड़ के बीच खुद को व्यक्त करने की कला आनी चाहिए, जिसे पब्लिक स्पीकिंग कहते हैं। अपनी कंपनी के सेल्स को बढ़ाने के लिए तथा उसकी पहचान बनाने के लिए पब्लिक स्पीकिंग का होना अनिवार्य है। जो लोग नेगोशिएट करने में पारंगत होते हैं, वो अपनी कंपनी के बिजनेस के लिए बहुत कारगर होने के कारण सम्मानजनक होते हैं। मैं भी पब्लिक स्पीकिंग सीखना चाहता हूँ। ओके, ऐसा करते हैं दीप, कल मैं तुम्हें कुछ रोज काम आने वाली अंग्रेजी शब्द सिखाती हूँ। चैप्टर 3 बिल्डिंग वोकैबुलरी। क्या तुम इंग्लिश लेसन्स के लिए तैयार हो दीप? हाँ, तो चलो फिर बताओ, एक साल में कितने महीने और कितनी ऋतुएं होते हैं? साल में 12 महीने और 5 ऋतुएं होती है। ग्रीष्म ऋतु, शीत ऋतु, वर्षा ऋतु, वसंत ऋतु और पतझड़। बहुत अच्छे दीप, तुम बहुत जल्दी बहुत कुछ सीख जाओगे। अब मैं तुम्हें कुछ अमेरिका में बोले जाने वाले अंग्रेजी शब्द बताती हूँ जो हमारे बोलचाल की भाषा में अक्सर प्रयोग किए जाते हैं। गैस यानी तरल पेट्रोलियम, जिप कोड मतलब पिन कोड, पंक्चर टायर को अमेरिकन अंग्रेजी फ्लैट टायर कहते हैं और जिसे हम बिस्कुट कहते हैं उसे अमेरिकन कुकीज कहते हैं। मैं तुम्हारे लिए ये किताब लाई हूँ, इससे तुम ऐसे कई और शब्द सीख सकते हो। ये लो। अरे वाह, थैंक यू संगीता। अच्छा, अब कुछ फलों के नाम बताओ। सेब, संतरा, मौसम्बी, पपीता, आम इत्यादि। वर्ल्ड कितने महादेशों में बटा हुआ है? कौन कौन से? 7। नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप, एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। ये देखो, इस किताब में कुछ फूलों के चित्र भी दिए हुए हैं। उड़हुल, गुलाब, सूरजमुखी, गेंदा इत्यादि। मैं इसे जरूर पढ़ूंगा। ठीक है, फिर मैं तुम्हें प्रॉपर इंटोनेशन के साथ किसी भी शब्द का उच्चारण करना बताऊंगी। ठीक है, फिर कल मिलते हैं। Chapter 4 Proper Intonation and Rhythm। गुड मॉर्निंग दीप। गुड मॉर्निंग संगीता। मैं आज बहुत प्रफुल्लित हूँ क्योंकि तुम मुझे इंटोनेशन के बारे में बताने वाली हो। तो शुरू करते हैं। पब्लिक स्पीकिंग में हमारी आवाज की हरकतें ही सबसे आवश्यक होती हैं, जिसे इंटोनेशन कहते हैं। ये निरंतर अभ्यास से सीखा जा सकता है। सही टोनल क्वालिटी के लिए हमें कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। वो देखो संगीता, वो जा रहा मेरा दोस्त और वो रहा बैडमिंटन कोर्ट। जरा धीरे बोलो दीप। पब्लिक स्पीकिंग में ऊंची आवाज में बोलने को अभद्र व्यवहार माना जाता है। पब्लिक स्पीकिंग के कुछ कायदे होते हैं जिनका अनुसरण करने से बोलने की कला निखरती है
और हजारों लोगों के बीच आत्मविश्वास बढ़ता है। फेफड़ों से सांस लेने की कोशिश करें। ट्राई टू ब्रीथ फ्रॉम योर डायफ्राम। अपनी आवाज को रिकॉर्ड करके सुनने से अपनी गलतियां पकड़ में आती हैं। मॉडरेट योर वॉल्यूम, रिकॉर्ड योर वॉइस एंड एनालाइज। सिर्फ ज्ञान होना ही काफी नहीं होता, परफेक्शन लाने के लिए अभ्यास जरूरी है। अपनी बात सहज और साफ ढंग से कहने के लिए सही लिप मूवमेंट बहुत जरूरी है। राइट आर्टिकुलेशन रिक्वायर्स राइट लिप मूवमेंट। सांस का उतार चढ़ाव भी हमारे स्पीच और रिदम में प्रभाव डालते हैं, इसलिए श्वसन क्रिया पर कंट्रोल होने से सही इंटोनेशन अचीव करना आसान हो जाता है। बोलते समय सही पोस्चर का ध्यान रखें। फिर तो हम किसी के भी बोलने के तरीके से उसे पहचान सकते हैं। हमारी आवाज ही हमारी पहचान होती है। हाँ बिल्कुल, पर अपनी आवाज को प्रभावशाली बनाए रखने के लिए कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। क्या तुम्हें पसंद है? हाँ, क्यों? अब मैं तुम्हें कुछ अनोखे तरीके बताती हूँ जिससे तुम अपनी आवाज को प्रभावशाली ढंग से यूज कर सकोगे। जैसे किसी भी स्पीच से पूर्व ठंडी चीजों के सेवन से परहेज करें। ठंडी चीजों से वोकल कॉर्ड को नुकसान पहुंचता है। बोलते समय अपना रिदम नहीं खोने के लिए कुछ और बातों का ख्याल रखना चाहिए, जैसे रुके बिना, झिझके बिना अपनी बात को स्पष्ट तरीके से कहो, ताकि सुनने वालों को तुम्हारी किसी बात का अनुमान न लगना पड़े। नॉर्मल टोन में बोलना प्रभावशाली होता है। हमारा दिमाग नॉर्मल से दोगुना तिगुना गति से बोले गए शब्दों को आसानी से सुन व समझ सकता है। इसलिए अपने स्पीच में डायनेमिज्म लाने के लिए गति का इस्तेमाल करें। जहां आवश्यक हो वहां रुककर बोलना चाहिए। तो क्या खाने पीने का ध्यान रखना भी जरूरी होता है? हाँ बिल्कुल, वो कलाकार जिनके आवाज उनके काम का हिस्सा होते हैं, उन्हें इन सब बातों का ध्यान रखना पड़ता है। ग्राहक सेवा केंद्र या सेल्स में काम करने वाले लोग या वो लोग जो रिसेप्शन में होते हैं, उनके लिए आवाज की कलाबाजी सीखना अति आवश्यक होता है। बातचीत करते समय अपनी आवाज में सही उतार चढ़ाव से तुम किसी को भी अपनी ओर आकर्षित कर सकते हो। और कई बार तुमने भी देखा होगा कि कुछ आवाज ऐसी होती है जो दिमाग को सुकून और दिल को तसल्ली पहुंचाते हैं। हाँ, वार्तालाप प्रभावशाली हो, उसके लिए मिजाज पर कंट्रोल होना बहुत जरूरी है। जब भी फोन उठाओ तो हंसकर जवाब दो। इससे सामने वाले को तसल्ली रहती है और आपका आत्मविश्वास बढ़ता है। वार्तालाप का फ्लो बनाए रखने के लिए कोशिश करो कि तुम उस एंड के स्पीकर को विजुलाइज कर सको। वाह संगीता, तुम बहुत अच्छी अध्यापिका हो। मैं इन सारी बातों को ध्यान में रखूंगा और इसका और अध्ययन करूंगा। चैप्टर 5 स्पीकिंग, रीडिंग एंड लिसनिंग स्किल्स। एक सुबह दीप हाँफता हुआ संगीता के पास पहुंचता है और ढेर सारे शिकायत का रोना रोने लगता है अपने मैनेजर के बारे में। दीप बताता है कि उसके मैनेजर ने उसे पब्लिक स्पीकिंग, पढ़ने और सुनने के ऊपर टीम टास्क में कोई वर्बल प्रेजेंटेशन देने को कहा है। वो ये सोच के परेशान है कि वो ये सब कुछ कैसे करेगा जब उसे खुद ही अपने बोलने के अंदाज पर भरोसा न हो। तब संगीता उसे दिलासा देते हुए बताती है कि पब्लिक स्पीकिंग सीखना कोई बहुत मुश्किल नहीं है, बस एकाग्रता और अभ्यास की जरूरत है। परेशान मत हो दीप, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। सच? पर इतनी जल्दी कैसे? क्यों ना हम अभी शुरू करें। पहली जरूरी बात, बातचीत करने का ढंग। कई बार हमारे विचार, हमारी सोच लोगों को पसंद नहीं भी आ सकती है, पर इससे डरो मत। अपने आप को फिर भी व्यक्त करो। इससे तुम्हारी हिम्मत बढ़ेगी। किसी से बात करते समय या किसी सभा को संबोधित करते समय ऊंची आवाज में बात करो। धीमी आवाज दब्बूपन की निशानी मानी जाती है। अपने श्रोताओं से नजरें मिलाकर बात करना चाहिए। एक तो इसे विनम्रता का सूचक माना जाता है और दूसरा, इससे वक्ता का प्रभाव बढ़ता है। अपना आत्मविश्वास बनाए रखने के लिए अपनी खूबियों को सराहो।
मुझे 10 लोगों के बीच बोलते वक्त हिचकिचाहट होती है। मैं बहुत घबराता हूँ। ये सोचकर कि गलती हो गई तो क्या होगा। गलतियां करना लाजमी है। गलतियों से घबराओ मत। सभी गलतियां करते हैं और बहादुरी तो इसमें है कि तुम अपनी गलतियों से सीखो, कोशिश जारी रखो और अगर आत्मविश्वास में कमी हो तो अपने आप को सबसे अच्छा स्पीकर समझ के आगे बढ़ो। मैं इन सारी बातों का ध्यान रखूंगा। पब्लिक स्पीकिंग के लिए अभ्यास करना जरूरी है। उच्चारण और डिक्शन ठीक करने के लिए जोर से बोल बोलकर पढ़ना चाहिए। तुम्हें याद है बचपन में स्कूल में हमें जोर से पढ़ने के लिए बोला जाता था? हाँ। वो इसलिए ताकि हम सही उच्चारण करना सीखें। जोर से बोलकर पढ़ने से एक तो अपनी आवाज से कंफर्टेबल होते हैं और दूसरा बोलने से पहले हम कुछ आगे तक पढ़ चुके होते हैं, नए नए शब्द सीखते हैं और अनजान शब्दों पर लड़खड़ाना कम हो जाता है। हो सके तो बच्चों की किताब पढ़ो जिसमें अनेक पात्रों का चित्रण होता है, जिससे तुम्हें अपने आवाज के वॉल्यूम और एक्सप्रेशंस का पता लगेगा। फिर तुम ये सीख सकोगे कि तुम्हारी आवाज में कहाँ कैसे मॉड्यूलेट करना चाहिए। अच्छा संगीता, जैसे तुमने मुझे पहले कई बार कहा है वीडियो रिकॉर्ड कर उसे देखने को, वैसा इसमें भी कर सकता हूँ ना? बिल्कुल, तुम अपने दोस्तों से फीडबैक मांग सकते हो। एक बात याद रखना, जितना अभ्यास करोगे आत्मविश्वास उतना ही बढ़ेगा। अब लिसनिंग स्किल्स के बारे में जानते हैं। रियल लिसनिंग एक एक्टिव प्रोसेस है। हियरिंग, अंडरस्टैंडिंग और जजिंग, ये 3 इसके अति आवश्यक अंग है। पहले बोलने वाले की बात को ध्यान से सुनो, उसका निहित उद्देश्य समझो और फिर निश्चित करो कि बात में कोई दम है या नहीं। जैसे अगर तुम ज़ीब्रा के ऊपर एक रिपोर्ट देख रहे हो, उसमें बताया जाता है कि कोई भी 2 ज़ीब्रा एक से नहीं हैं। पूछे जाने पर यह अगर तुम इसे दोहरा सको तो इसका मतलब है कि तुमने बोलने वाले की बात ठीक से सुनी है। इसे हियरिंग कहेंगे। रिपोर्ट को पूरी तरह सुनकर उसके पूरे कंटेंट को समझना अंडरस्टैंडिंग कहलाता है। जैसे अगर हम ज़ीब्रा वाले रिपोर्ट को ही लें तो उसमें ये कहा जाता है कि कोई भी 2 ज़ीब्रा एक सा नहीं है। तो तुम इससे क्या समझते हो? यही कि दोनों एक से नहीं हैं। हाँ, पर कैसे? दोनों अलग अलग उम्र के हैं। गलत। क्या तुम्हें इससे सीधे सीधे ये पता नहीं लगता कि दोनों के धारियों में फर्क है, या फिर एक लंबा हो और दूसरा छोटा? कहने का अर्थ ये है, दी गई 5 बातों में से तुम विषय के बारे में कितनी और बातें जान सकते हो, उसे हम अंडरस्टैंडिंग कहेंगे। ओके, और उसके बाद मैं जजमेंट कर सकता हूँ कि मुझे दिए गए इन्फॉर्मेशन में कितनी सच्चाई लगती है। मैं क्या मानता हूँ? Like, do you believe the information you hear totally? अच्छी लिसनिंग एबिलिटीज के लिए आग्रह, एक्टिव पार्टिसिपेशन जरूरी है। मैं कुछ देती हूं तुम्हें। बोलने वाले की बात पूरी एकाग्रता से सुनो। जैसे ही तुम्हें लगे कि तुम्हारा ध्यान भटक रहा है तो शरीर का पोस्चर बदल कर बैठो। स्पीकर के वक्तव्य में मेन आइडियाज को तलाशो। किसी जगह अगर कोई डाउट हो तो उसी वक्त पूछो। जैसे तुम्हें डाउट था ना कि दोनों ज़ेब्रास अलग अलग उम्र के हो सकते हैं या नहीं। अगर ये टीवी रिपोर्ट नहीं होता तो तुम सवाल पूछकर अपना डाउट क्लियर कर सकते। नाउ टाइम फॉर स्पीकिंग टेक्निक्स दीप। आई एम ऑल योर्स संगीता। पहली टिप, प्रेजेंटेशन क्षेत्र में धीरे चल के जाओ, इससे ग्रेविटी बढ़ती है। दूसरी, सभी बैठे लोगों पर एक नजर डालो। बिल्कुल किनारे खड़े दर्शकों का भी अभिवादन करो, इससे तुम्हारा मास अपील बढ़ता है। ज्यादा से ज्यादा मुस्कुराओ और अपना वक्तव्य शुरू करने से पहले 2 सेकंड के लिए रुको और फिर बोलो। और अगर मैं घबरा गया संगीता? घबराना कैसा? तुम ऐसा सोचो कि सब तुम्हें सुनने ही तो आए होंगे, उतावले होंगे तुम्हें सुनने को।
एक उम्दा ओपनिंग ही दर्शकों का रिएक्शन तय करता है। इसीलिए कोशिश करना कि शुरुआत प्रभावशाली हो, ऐसा जो श्रोताओं का ध्यान आकर्षित कर सके। फिर तुम्हें सुनने के लाभ बताना, लोगों को तुम्हें क्यों सुनना चाहिए, तुम ऐसा क्या बताने वाले हो, उनका भरोसा स्थापित करने के लिए अपने बारे में वो चीजें बताओ जो उन्हें प्रभावित कर सके और जो कार्यक्रम से संबंधित हो। इन सब के अलावा स्पीच का कंटेंट बहुत अच्छा इंफॉर्मेटिव होना चाहिए। पर संगीता, ये सब सीखने में तो मुझे सालों लग जाएंगे। नहीं नहीं दीप, ऐसा नहीं है। खुद पर विश्वास रखो और दृढ़ता से आगे बढ़ो। देखना, सब सीख जाओगे। और एक बात, दर्शकों को सरप्राइज एलिमेंट बहुत उत्तेजित करते हैं, इसलिए कुछ ऐसा जरूर शामिल करना अपने वक्तव्य में जिसका ऑडियंस उत्सुकता से इंतजार करे। मैंने तुम्हें जो किताब दी थी उससे तुम्हें काफी मदद मिलेगी, इसलिए उसे जरूर देख लेना। मैं आज ही देख लूंगा। संगीता, थैंक यू, तुमने मेरी बहुत मदद की है। अच्छा बस, टीम टास्क में अच्छा परफॉर्म करना। मैं पूरी कोशिश करूंगा। संगीता टूरिस्ट हॉस्टल चली जाती है और दीप तैयारी में जुट जाता है। चैप्टर 6 टेक्निक्स टू मीट न्यू पीपल। जब हम नए लोगों से मिलते हैं, नई संभावनाएं उत्पन्न होती हैं, व्यक्तिगत और बिजनेस दोनों तरीके की। उन सारी संभावनाओं को सही ढंग से इस्तेमाल करने के लिए कॉन्वर्सेशन स्किल्स का होना बहुत जरूरी है। सही तरीके से अपनी बात सही जगह तक पहुंचाना बहुत बड़ा चैलेंज है। बातचीत की कला हमारे करियर ग्रोथ में भी सहायक होती है। लोग हमें हमारी पर्सनालिटी से ज्यादा हमारे इंटरैक्शन से प्रभावित होते हैं। दीप, मैं सोच रही हूँ कि क्यों ना आज हम चांदनी चौक घूमने चले। जरूर चल सकते हैं। मैं अपने मैनेजर को बता के आता हूँ। क्या तुम मेरे साथ आओगी? चलो। हेलो सर, ये मेरी दोस्त संगीता है। यह दिल्ली शहर में नई आई है और हमारा शहर देखना चाहती है। क्या मैं आज के दिन के खेलों के बाद कुछ देर की छुट्टी ले सकता हूँ? हेलो दीप। हेलो संगीता। तुम कहाँ से आई हो संगीता? हेलो सर, मेरा नाम संगीता कृष्णास्वामी है। मैं केरला से आई हूँ। ठीक है दीप, तुम जरूर अपने दोस्त को दिल्ली घुमाओ, पर कल सुबह समय से स्टेडियम पहुंच जाना। किसी से परिचय करते समय पहले उनका नाम लेकर उनका अभिनंदन करें, और अगर वो व्यक्ति अपरिचित हो तो पहले उनका नाम पूछें, उनका अभिनंदन करें और फिर अपना परिचय दें। औपचारिक स्थिति में अपना नाम दोहराकर परिचय देना अच्छा माना जाता है, जैसे हाय दीप, मैं संगीता कृष्णस्वामी। ऐसा करने से नाम याद रखने में मदद होती है और सामने वाले को उनमें आपकी रुचि का ज्ञात होता है। जी सर, मैं कल सुबह ठीक 7 बजे स्टेडियम पहुंच जाऊंगा। चलें संगीता? ओके सर, शुक्रिया। बॉडी लैंग्वेज और आपकी टोनल विशेषता आपके श्रोताओं को आपसे बांधे रखने का काम करती हैं। बॉडी लैंग्वेज शब्दों से भी ज्यादा प्रभावशाली होता है, जैसे बिजनेस माहौल में हाथ मिलाना, सीधे खड़े होना, चाल में आत्मविश्वास आदि सभी लोगों को आपके बारे बताते हैं। दीप और संगीता चांदनी चौक पहुंचते हैं। यहां की रौनक देखकर संगीता स्तब्ध रह जाती है। तभी एक विदेशियों का झुंड उनकी तरफ बढ़ता है। Hello, are you from Delhi? Do you know this place? Hi, my name is Sangeeta and he is my friend Deep. He is from Delhi and can tell you about this place. Hello, Deep. Could you tell us where is the famous Parathi Wali Gali? Sure, I'll show you that place. लोगों की भीड़ में अपना परिचय कराने के लिए अपने बारे में कोई 2 या 3 चीजें बतानी चाहिए, जैसे अपना नाम, आप क्या करते हैं या कहां रहते हैं, और अपने शौक के बारे में बताएं। जैसे यहां संगीता खुद को और दीप को विदेशियों की टोली के साथ परिचय कराती है। लोगों से बात करते समय अपना आत्मविश्वास बनाए रखें। किसी के साथ पहली मुलाकात ही आपके बिजनेस या व्यक्तिगत संबंधों का आधार होता है, क्योंकि उसी मुलाकात में लोग एक दूसरे को टटोल लेते हैं। इसलिए पॉजिटिव रहना और आत्मविश्वास बनाए रखना जरूरी होता है।
Thank you, Deep and Sangeeta. Nice to meet you both. वाह, यहाँ तो बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। चलो हम भी भोजन करें। चलो फिर। जब बहुत सारे लोग आपस में बातचीत कर रहे हों तो सिर्फ अपने बारे में ही बात न करके दूसरों के बारे में भी जानने का आग्रह करना चाहिए। सभी को अपनी बात कहने का मौका अवश्य मिलना चाहिए। पब्लिक स्पीकिंग में लोगों को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए कुछ आम विषयों पर बात की जानी चाहिए, न कि व्यक्ति विशेष। ध्यान रखें कि ऐसे मौकों पर कोई आपत्तिजनक विषय न छेड़ें। Chapter 7 Phone Message and Telephone Etiquette। दूरभाष आज हमारी जिंदगी का एक अभिन्न हिस्सा बन चुका है। चाहे काम की बात हो या आपातकाल या यूं ही दोस्तों की खैर खबर रखनी हो, एक कॉल से सारे काम हो जाते हैं। पर फोन रिसीव करने और बिना रुकावट सूचना के संचार हेतु कुछ शिष्टाचार का पालन करना चाहिए। एक दिन जब संगीता को निर्धारित वेन्यू पे पहुंचने में देर हुई तो दीप ने उसे फोन करके जल्दी आने को कहा और हड़बड़ाहट में उसे अपनी डायरी लाने को बोलना भूल जाता है। संगीता थोड़ी देर में भागती हुई पहुंचती है और हाँफते हुए दीप से माफी मांगती है। दोनों कैंटीन की ओर चल देते हैं। इतने में दीप अपनी डायरी का जिक्र करता है। तभी संगीता उसे टोकती है कि वो फोन पर बहुत तेजी से बात करता है और दोनों फोन व्यवहार से संबंधित बातें करने लगते हैं। मैंने देखा है कि जब भी तुम फोन पे बात करते हो तो इतनी हड़बड़ी में होते हो या घबराते हो कि आधी बातें बोलना ही भूल जाते हो। फोन का पहला नियम है कि जब भी आप किसी को फोन करें या फोन रिसीव करें तो मुस्कुराते हुए बात करें, ताकि वार्तालाप का एक खुशनुमा और वातावरण बने, ना कि बातों में गुस्सा या घबराहट झलके। मैं गुस्से में नहीं था, पर हाँ, मुझे फोन पर हिचकिचाहट होती है। मुझे अच्छी अंग्रेजी नहीं आती ना, इसलिए। ठीक है, फिर आज हम टेलीफोन व्यवहार के बारे में बात करते हैं। फोन उठाते ही सबसे पहले कॉलर का हेलो या नमस्कार बोलकर अभिनंदन करो और अपना परिचय दो। अगर कोई परिचित है तो उसे करने का कारण बताओ। जैसे अगर तुम अपने किसी दोस्त के घर फोन करते हो और किसी दूसरे ने फोन रिसीव किया है तो तुम उनसे इस प्रकार पूछ सकते हो, मेरा नाम दीप है, क्या मैं सुनील से बात कर सकता हूँ? या फिर यूं पूछ सकते हो, क्या सुनील घर पर है? मैं दीप हूँ, कृपया सुनील से मेरी बात करवाएं। और अगर कोई औपचारिक कॉल करना हो, जैसे कोई अपॉइंटमेंट लेना हो या पिज्जा हट में फोन करना हो, तो कैसे बात करनी चाहिए? अगर तुम्हें दांतों के डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लेना हो तो रिसेप्शनिस्ट को अपना नाम बताकर फोन करने का कारण बताना और उचित दिन और समय के बारे में जानकारी लेकर अपनी सहूलियत के हिसाब से अपॉइंटमेंट कंफर्म करना। उदाहरण, हेलो, मेरा नाम दीप है, क्या ये डेंटिस्ट का क्लिनिक है? रिसेप्शनिस्ट का जवाब आने पर, मेरे एक दांत में कई दिनों से दर्द है, इसलिए मैं डॉक्टर से चेकअप करवाना चाहता हूँ, कृपया आप उनसे मिलने का सही समय बता सकती हैं? और इसी प्रकार मैं पिज्जा हट से अपनी पसंदीदा पिज्जा मंगवा सकता हूँ। ट्राई करूँ? हाँ, बिल्कुल करो। फोन करता हूँ। दूसरी तरफ फोन की घंटी बजती है। हेलो, पिज्जा हट में आपका स्वागत है। मेरा नाम जीत है, कृपया अपना ऑर्डर बताएं। हेलो, मुझे एक बड़ा वेज पिज्जा, 2 गार्लिक ब्रेड और एक बड़ा कोल्ड ड्रिंक चाहिए। क्या मैं आपका नाम, पता और नंबर जान सकता हूं? दीप डिटेल्स देता है। पिज्जा हट को कॉल करने के लिए धन्यवाद। आपका ऑर्डर आपको अगले आधे घंटे में मिल जाएगा। ये हुई ना बात। बहुत अच्छे दीप। एक और बात, किसी को होल्ड में डालने से पहले हमेशा सूचित करना चाहिए और उसकी अनुमति लेनी चाहिए। जैसे जब कभी तुम तुम्हारे पिता का कोई कॉल रिसीव करते हो, तब पिता को बुलाने से पहले कॉलर को लाइन पे बने रहने के लिए जरूर बोलना, क्या आप होल्ड करेंगे? मैं पापा को अभी बुला देता हूँ। दूरभाष से संबंधित बहुत सारे शब्द होते हैं, जैसे आंसर, उत्तर देना, आंसरिंग मशीन, ऐसे यंत्र जो रिसीवर के न होने पर कॉलर का मैसेज रिकॉर्ड कर सकता है, कॉल डिस्प्ले,
स्क्रीन जिस पर का नाम दिखाई दे। हैंग अप, फोन रखना। डायल टोन, फोन उठाते ही जो ध्वनि आती है। रिसीवर, फोन के जिस हिस्से से आप बात करते हैं। पिकअप, फोन उठाना। कॉल बैक, किसी का कॉल मिस होने पे उसे वापस कॉल करना या दोबारा फोन करना इत्यादि। इतना सब कुछ याद करना जरूरी होता है क्या संगीता? बुद्धू, ये सब बातें व्यवहार में शामिल कर लेने से याद हो जाती हैं। इन्हें अलग से याद नहीं करना पड़ता। मैं तुम्हें कुछ आसान टिप्स देती हूँ। फोन पे बात करते समय हड़बड़ी मत मचाना, अपने बोलने की गति पर नियंत्रण रखना और स्पष्ट बात करना। टेलीफोनिक व्यवहार का पालन करना। अगर तुम किसी और के लिए मैसेज ले रहे हो तो कंफर्म जरूर करना ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। चाहो तो दोस्तों के साथ बैठकर फोन पर बातचीत करने का अभ्यास करो। इंग्लिश फोनेटिक स्पेलिंग्स याद करना सहायक हो सकता है। ये सब तो बहुत ही मुश्किल लग रहा है। कुछ मुश्किल नहीं है, थोड़े दिनों में तुम्हें सब अभ्यास हो जाएगा। अरे, मैं ग्रीटिंग्स के बारे में बताना तो भूल ही गई। अलग अलग मौकों पर अलग अलग तरह से अभिवादन किया जाता है। जैसे बिजनेस के मौके पर अलग तरह से अभिवादन करेंगे, अनौपचारिक पार्टी में अलग और सामाजिक जमावड़े के मौकों पर अलग तरह से किया जाता है। उदाहरण, कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। आप क्या लेंगे? कुछ बिजनेस फ्रेजेस हैं। उसी प्रकार आप यहाँ किसके साथ आए हैं? क्या आपने ये स्नैक्स कभी खाया है? आपका पोशाक बहुत खूबसूरत है। आप पर बहुत जच रहा है। बस टीचर जी, आज के लिए बस हुआ। मैं और नहीं याद रख सकता। चैप्टर 8, हाउ टू मेक एन अपॉइंटमेंट। संगीता और दीप चांदनी चौक की संकरी गलियों में घूम रहे होते हैं कि तभी एक साइकिल रिक्शा से संगीता को चोट लग जाती है। दीप तुरंत अपने डॉक्टर दोस्त को फोन करता है, जहां उसे रिसेप्शनिस्ट मिलती है लाइन पर। हेलो, ये डॉक्टर का ऑफिस है। कहिए, मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? मुझे डॉक्टर साहब से बात करनी है, जरा बात करवाएं। दीप, तुम मेरी बात करवाओ और तुम ध्यान से सुनो मैं कैसे बात करती हूँ। पर संगीता, मैं... हेलो, मेरा नाम संगीता है। मुझे डॉक्टर का अपॉइंटमेंट चाहिए। ओके संगीता, आपका मेंबरशिप संख्या क्या है? जी, मेरे पास कोई मेंबरशिप नहीं है। डॉक्टर साहब तो आज बहुत व्यस्त है। क्या मैं जान सकती हूँ कि आप किस सिलसिले में डॉक्टर साहब से मिलना चाहती हैं? जी, दरअसल सड़क पर चलते हुए मेरे पैर में चोट लग गई है। थोड़ा दर्द हो रहा है और इसीलिए मैं तसल्ली करना चाहती थी कि कहीं कोई फ्रैक्चर तो नहीं। मैं सोच रही थी कि आप अगर जरा डॉक्टर से मेरी जांच करवा दे तो बहुत अच्छा होगा। संगीता, क्या आप थोड़ी देर लाइन पर बनी रहेंगी? जी। शुक्रिया संगीता। क्या तुम 3:30 बजे तक क्लिनिक आ सकती हो? दरअसल डॉक्टर साहब 4 बजे घर निकलने से पहले आधा घंटे का अवकाश लेते हैं। मैं उस समय तुम्हारी मीटिंग फिक्स कर देती हूँ। ठीक है, अभी 2:45 बज रहे हैं। फिर हम अभी निकलते हैं। हम आपके बताए समय तक पहुंच जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं संगीता, फिर आधे घंटे में मिलते हैं। चलो दीप, हमें तुरंत डॉक्टर के क्लिनिक पहुंचना होगा। क्या तुमने सुना कि फोन पर कैसे अपॉइंटमेंट लेना चाहिए? हाँ। फोन पर किसी से बात करते समय प्रभावशाली ढंग से अपनी बात रखें, विनम्रतापूर्वक बात करें और सामने वाले की बात को ध्यान से सुनें। Chapter 9, Giving Suggestions, Recommendations। जब भी जीवन में कोई विपदा आती है, मन में किसी विषय को लेकर कोई द्वंद्व हो, तो प्राय हम अपने परिजनों से, दोस्तों से, अपने आसपास के समाज से सलाह की अपेक्षा रखते हैं। वैसे तो हम सभी ने कभी न कभी किसी न किसी को मशवरा जरूर दिया होगा, पर उचित सलाह देना एक बात है और यूं सलाह देना कि सुनने वाले को बुरा न लगे और बात है। संगीता ने तय किया कि अपनी बात या कोई सलाह कैसे दी जानी चाहिए, दीप को सिखाएगी।
कुछ अंग्रेजी के शब्द और एक्सप्रेशंस जो अक्सर सलाह देने में सहायक होते हैं, जैसे शुड, ought to, why don't you, if I were you, I would। इन्हें किस संदर्भ में यूज करते हैं? जैसे मान लो तुम अपने दोस्त सुनील को सलाह देना चाहते हो कि कोई इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स या पर्सनालिटी डेवलपमेंट क्लास ज्वाइन करे, तो ऐसे कहेंगे, तुम्हें अंग्रेजी बोलने का अभ्यास करना चाहिए। तुम कोई कोर्स क्यों नहीं ज्वाइन कर लेते? किसी को पढ़ाई करने को कहना हो तो तुम्हें पढ़ाई करनी चाहिए, ऐसे बोलना चाहिए। जब किसी को कुछ सजेस्ट और रिकमेंड करना हो तो वर्बिंग या दैट अ वर्ब फॉर्म का यूज करना चाहिए। जैसे मेरी माँ ने तो आईफिल टावर घुमाए, या मेरी माँ ने आप सब आईफिल टावर घुमाए। यह तो बहुत ही रोचक है। दैट लगाया तो मैं एक्सक्लूड हो गया और नहीं लगाया तो मैं इंक्लूडेड। क्या एडवाइस काउंटेबल नाउन है? नहीं, अनकाउंटेबल नाउन है। हम सम एडवाइस या पीस ऑफ एडवाइस कहते हैं, ना कि ए और एन एडवाइस। बहुत से लोगों को दूसरों से सलाह लेना पसंद नहीं होता। ऐसे में एहतियात बरतना और कुछ ऐसे फ्रेजेस इस्तेमाल करना। यू कुड ऑलवेज, हैव यू कंसिडर्ड, डू यू थिंक इट्स अ गुड आइडिया। मेरे पास एक बहुत अच्छा आइडिया है गेम्स विलेज में खिलाड़ियों के मनोरंजन के लिए, पर मुझे समझ नहीं आता कि मैं किससे अपना आइडिया शेयर करूं कि वो काम में लाया जा सके। क्या तुम्हारे पास इसके लिए कोई सजेशन है? अधिकतर देखा गया है कि आइडिया सही जगह तक न पहुंच पाने के कारण कितनी ही अच्छी क्यों न हो, व्यर्थ जाती है। इसीलिए जरूरी है कि आइडियाज को तरीके से अपने मैनेजर या बॉस के सामने प्रस्तुत किया जाए। अच्छा सा एक प्रेजेंटेशन बनाओ जिसमें ऑर्गेनाइजेशन को तुम्हारे आइडिया से होने वाले फायदे के बारे में विवरण दो और बताओ। अपने आइडिया से जुड़े हर सवाल का जवाब दो, इससे क्लैरिटी बढ़ेगी। और आइडिया अप्रूव होने पर एडवर्टाइज करो, सबको उसके बारे में जागरूक करो। पर हमेशा याद रखना, अपने आइडिया को आगे बढ़ाने से पहले खुद पूरी तरह उसको समझ लेना जरूरी है। चैप्टर 10 लैंग्वेज फॉर मार्केटिंग एंड सेल्स। एक दिन दीप संगीता को दिल्ली का कोई मॉल घुमाने ले जाता है। संगीता को वो जगह बहुत पसंद आती है और वो चारों तरफ तरह तरह की रंग बिरंगी चीजें देख के खुश तो होती है, पर यह सोच थोड़ा कंफ्यूज्ड होती है कि इतने सारे बाजारों में, इतने सारे दुकानों में कोई किसी एक दुकान को क्यों चुनेगा। इस पे दीप कहता है कि ये तो कोई सारी बातों पर निर्भर करता होगा, जैसे विक्रेता का ग्राहकों से व्यवहार, आवश्यकता अनुसार सामान का स्टॉक, क्वालिटी एवं सर्विस के अलावा मार्केटिंग इत्यादि। पर क्या इस निरंतर आगे भागते दौर में सिर्फ अच्छी क्वालिटी और सर्विस के बूते पर कोई दुकानदार या सर्विस देने वाला अपनी बिक्री बढ़ा सकता है? मुझे नहीं लगता। तुम क्या सोचती हो संगीता? बिल्कुल, मैं तुम्हारी बात से बिल्कुल सहमत हूँ। आज इंटरनेट का जमाना है, घर घर जा पहुंचा है, शहर गांव सभी जगह मौजूद है। ऐसे में अपने बिजनेस को लुभावना बनाए रखना बहुत कठिन है। आजकल बाजारों में न उत्पादों की कोई कमी नहीं है और न ही उन्हें बेचने के माध्यमों की। कोई सेल लगाता है तो कोई डिस्काउंट देता है, कुछ तो फ्री सैंपल भी देते हैं इंटरनेट पर। इंटरनेट पर? पर कौन खरीदता होगा इंटरनेट के जरिए? इतना व्यर्थ समय किसके पास है? और इंटरनेट पर चीजों की परख कैसे करते हैं लोग? बस बस दीप, मैं समझ गई कि तुम्हारे मन में कई प्रश्न हैं। चलो वहाँ बैठकर कुछ खाते हैं और मार्केटिंग से जुड़े सभी पहलुओं को समझने की कोशिश करते हैं। क्यों, क्या ख्याल है? चलो फिर जल्दी। हा हा हा। इंटरनेट के जरिए अपने उत्पादों की बिक्री बढ़ाने के लिए उत्पाद का सही प्रस्तुतिकरण करना अति आवश्यक है। बहुत से ऐसे लोग हैं जो समय की कमी के कारण या सस्ते डील्स के कारण ऑनलाइन मार्केटिंग करते हैं। बहुत सी ऐसी चीजें भी होती हैं जो तुम्हें अपने देश में नहीं मिलेंगी, पर ऑनलाइन ऑर्डर करके
तुम दूसरे देश से मंगवा सकते हो। ऑनलाइन मार्केट में आज मिठाइयों से लेकर सभी आधुनिक उपकरण खरीदे जा सकते हैं। विक्रेता को अपने उत्पाद के बारे में मार्केट को अवगत करवाना जरूरी होता है। सटीक विवरण के साथ आकर्षक रंगरूप प्रस्तुत करना चाहिए। अपने उत्पादों एवं सर्विस के बारे में लेख लिखकर लोगों को जानकारी देना। लोग अच्छी कहानियां पढ़ना पसंद करते हैं। अपने वेबसाइट द्वारा उपयोगी जानकारी दें और साथ ही क्वालिटी तथा अति शीघ्र सर्विस सुनिश्चित करें। इनफैक्ट किसी विषय वस्तु को मार्केट करना खुद को मार्केट करने जैसा है, जिसके लिए लोगों को कन्विंस करने की कला आनी चाहिए। ज्यादातर विज्ञापन हमारे सपनों, ख्वाहिशों और कुछ ज्यादा पाने की चाह को भुनाते हैं और इसलिए ये रंगीन, आकर्षक और लुभावने होते हैं। और सिर्फ इंटरनेट ही क्यों, टेलीफोन द्वारा भी मार्केटिंग किया जाता है। तरह तरह के प्रोडक्ट्स जाने कितने ही सर्विस लेने के लिए आकर्षित करती हैं कंपनियां। कहीं तुम्हारा इशारा उन कॉल्स की ओर तो नहीं है जो वक्त बेवक्त लोगों को परेशान करते हैं? मेरी माँ तो घर पर रखे फोन पे आने वाले ऐसे कॉल्स के बारे में अक्सर शिकायत करती है। हाँ, उन्हें टेली मार्केटिंग कॉल्स कहते हैं। कई कंपनियां हम तक पहुंचने का इसे सबसे आसान तरीका बताती है। टेली मार्केटिंग कॉल्स में सर्विस देने वाले को अपना परिचय देते हुए घर के मुखिया का चुनाव करना होता है, जिसे इंट्रोडक्शन कहा जाता है। उसके बाद बॉडी ऑफ द कॉल यानी संभावी ग्राहक को सर्विस के बारे में जानकारी देना, टर्म्स एंड कंडीशंस बताना शामिल है। टेली मार्केटिंग कॉल्स में संभावी ग्राहक को पहचानकर मौके को समझकर ग्राहक में तब्दील करना चाहिए। तुम्हारी बातें सुनकर मुझे ऐसा लग रहा है कि टेली मार्केटिंग में भी वॉइस मॉड्यूलेशन, इंटोनेशन, आत्मविश्वास आदि सभी चीजों का ध्यान रखना पड़ता होगा। बिल्कुल सही कहा तुमने। एक सेलर के लिए जरूरी है कि वह संभावी ग्राहक को अपने प्रोडक्ट के प्रति आकर्षित करे, और ये तभी पॉसिबल है जब वो ग्राहक का ध्यान खींच सके। उसके लिए पहला नियम है आवाज में स्फूर्ति जगाना, ग्राहक की बातों को तवज्जो देना, भाषा में स्पष्टता, वॉइस इन्फ्लेक्शन, जरूरी बातों पे बल देना, और सबसे ज्यादा अहमियत रखता है सेलर का आत्मविश्वास और उत्पाद के बारे में उसकी जानकारी। उत्पाद का यूएसपी यानी यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन तय कर उसकी प्रसिद्धि और बिक्री बढ़ाने के लिए सही माध्यम चुनना उपयोगी साबित होता है। किसी भी बिजनेस का ड्राइविंग फोर्स उसका यूएसपी होता है। हाँ, पर क्या तुम्हें किसी भी उत्पाद का पता करने का तरीका मालूम है? नहीं। सबसे पहले जिस उत्पाद का यूएसपी जानना हो, उसके सबसे अच्छे 3 गुण पता करो। चाहो तो किसी कागज पे लिख लो। बाइंग क्राइटेरिया। बाइंग क्राइटेरिया का आधार बनाओ। देखो कि ऐसी क्या खास बात है जो एक तरह के बहुत सारे उत्पादों में से इसी उत्पाद को खरीदना चाहिए। क्या यूनिक है उसमें? किसी इंडस्ट्री में नीड और सप्लाई के गैपिंग की जरूरत की खोज करो और गैप को पहचान कर यूएसपी का आधार रखो। उपभोक्ताओं को प्रूफ चाहिए होता है, इसीलिए जहां भी हो सके ऑफर प्रूफ और ग्राहकों से किए गए वायदों को पूरा करें। 100 बातों की एक बात, यूएसपी किसी भी बिजनेस का ड्राइविंग फोर्स है जिसे उसका प्लस पॉइंट बनाया जा सकता है। Chapter 11 Humor, Sarcasm and Wit। चांदनी चौक में घूमते हुए जब संगीता के पैरों के ऊपर से एक साइकिल का अगला पहिया चढ़ जाता है, तब पहले तो संगीता चिल्लाती है और आग बबूला होती है। फिर थोड़ी ही देर में जब उसका गुस्सा ठंडा होता है तो पूरे वाक्यों पर हंसती है। वो साइकिल पे सवार होके यूं जा रहा है मानो कोई हवा का झोंका हो। बस उड़ गया, न दाएं देखा न बाएं, बस मेरे पैर को कद्दू समझकर चढ़ गया। अभी तो तुम इतना गुस्सा हो रही थी, एकदम से क्या हो गया? मैंने कहीं पढ़ा है कि गुस्सा सेहत के लिए अच्छा नहीं होता, और इसीलिए मैंने अपने देखने का नजरिया बदल लिया। हाँ, गुस्सा करने से दिमाग पर असर पड़ता है, जबकि हंसने से सारी बीमारियां दूर हो जाती हैं।
और एक बात, तुम हंसते हुए बहुत अच्छी लगती हो। हम अपने रोजमर्रा के जीवन में सगे संबंधियों से हंसी मजाक करते हैं, दोस्तों पे व्यंग्य कसते हैं, हंसी ठहाके के हमारे जीवन को सहज बनाते हैं। अब तो विज्ञान ने भी इसके कई फायदे उजागर किए हैं, पर कई बार मजाक मजाक में ही बातें गलत तरीके से ले ली जाती हैं। इसलिए जरूरी है कि हम सिचुएशन को लक्ष्य बनाएं, ना कि लोगों को। सिचुएशंस को उद्देश्य बनाने का एक और फायदा है कि हर तरह के लोगों को और अलग अलग भाषा बोलने वालों को भी व्यंग्य समझ आएगी। जैसे कोई भी काम पहली बार करने का एक नुकसान जरूर है कि कोई ये नहीं कहता कि कितना मुश्किल काम था। व्यंग्य 4 तरह के हो सकते हैं। व्यंग का मतलब क्या होता है? मजाक, मस्ती, हंसी, ठहाके हमेशा सीधे सीधे नहीं किए जाते, कई बार बातों में निहित होते हैं। वो निहित अर्थ जो कड़वी हो पर खुलकर ना कही जाए, उसे व्यंग कहते हैं। व्यंग के कौन से 4 रूप होते हैं? अपने ऊपर व्यंग करना, किसी दूसरे पर कटाक्ष साधना, चुटकुले आदि सुनाने वाले विचारिक व्यंग। पर क्या तुम्हें लगता है कि व्यंग या हंसी मजाक का सही मायने में कोई फायदा होता है? हाँ, बिल्कुल होता है। खासकर कार्य क्षेत्र में लोग बोरियत से बचने के लिए थोड़ी मस्ती करने का तरीका ढूंढते हैं। माहौल में स्फूर्ति आ जाती है। लोगों की ऑफिस में दिलचस्पी बनाए रखने का तरीका है मजा मस्ती। मिजाज अच्छे होने से सारे काम भी अच्छे होते हैं, तो ह्यूमर जिंदगी में बना रहना चाहिए। चैप्टर 12 राइटिंग लेटर्स, ईमेल्स। रास्ते में चलते हुए दीप को एक बड़ा सा इंटरनेट कैफे का बोर्ड दिखता है और दीप संगीता से इंटरनेट के बारे में पूछता है। संगीता, ये इंटरनेट कैफे वही जगह है ना जहां लोग एक दूसरे को चिट्ठी लिखते हैं और बिना देखे एक दूसरे से बात भी कर सकते हैं? हाँ हाँ, वही जगह है, और उस चिट्ठी को अंग्रेजी में ईमेल कहते हैं, यानी इलेक्ट्रॉनिक मेल। ये ईमेल क्या होता है? ईमेल्स किसी आम चिट्ठी जैसा ही होता है, बस इलेक्ट्रॉनिक होने के कारण तुरंत ही पाठक तक पहुंच जाता है। ईमेल में कई तरह के काम किए जा सकते हैं। उसे सजाया जा सकता है। जो मुख्य बातें हैं उसे नजर में लाने के लिए रंगीन करके हाईलाइट किया जा सकता है। कोई सूचना आदि फाइल के रूप में भेजा जा सकता है। संगीता, क्या तुम मुझे ईमेल करना सिखाओगी? ओके, चलो इसी कैफे में चलते हैं। दीप और संगीता इंटरनेट कैफे में जाते हैं और एक कंप्यूटर पे संगीता अपना ईमेल खाता खोलती है। ये देखो दीप, ये मेरा ईमेल खाता है। ये खाता क्या होता है? क्या ये किसी किताब की तरह होता है? नहीं नहीं, जिस तरह किसी को चिट्ठी लिखने के लिए उसका पता मालूम होना जरूरी है, उसी प्रकार किसी को ईमेल करने के लिए अपना एक ईमेल पता होना जरूरी है, जिसे ईमेल आईडी कहते हैं। ईमेल कैसे लिखते हैं? ईमेल के कुछ विशिष्ट अंग हैं। अभिनंदन, शुरू की पंक्तियां, ईमेल का कारण, अंत में अपना नाम, और ये फ्रॉम, टू, सब्जेक्ट लाइन, सिग्नेचर ब्लॉक, डेट आदि, ये रहे इसके कुछ मापदंड। क्या तुम्हें ईमेल किसी चिट्ठी की भांति नहीं लग रहे? कुछ कुछ, पर क्या ये मैं भी कर सकता हूँ? हाँ, ये बिल्कुल आसान है। इसे थोड़े अभ्यास से कोई भी कर सकता है। जैसे चिट्ठी कई तरह के हो सकते हैं, वैसे ही ईमेल्स भी कई तरह के हो सकते हैं। चिट्ठी कितने तरह से लिखी जा सकती है संगीता? चिट्ठी 2 तरह की होती है, औपचारिक और अनौपचारिक। औपचारिक जैसे नौकरी का आवेदन, समाचार पत्र के संपादक को लिखी गई चिट्ठी, किसी बिजनेस हाउस को लिखी गई चिट्ठी इत्यादि। और अनौपचारिक चिट्ठी जैसे दोस्तों को चिट्ठी लिखना, किसी का शुक्रिया अदा करना, ईमेल आदि। और हर तरह की चिट्ठी को लिखने का अपना एक तरीका होता है। जैसे बिजनेस लेटर लिखना, थैंक यू लेटर लिखना, दोस्त को चिट्ठी लिखना या किसी संपादक को किसी विषय में लिखना, सभी के अलग अलग तरीके होते हैं।
हाँ, मुझे संपादक को चिट्ठी लिखनी आती है। हमें स्कूल में बताया जाता था। संपादक को पत्र औपचारिक पत्र होता है। मुझे जहां तक याद है, संपादक को पत्र कुछ इस तरह लिखते हैं। पहले अखबार के ऑफिस का पता लिखते हैं, फिर तारीख, सेवा में संपादक महोदय, अखबार का नाम, फिर पिन कोड और फिर आती है विचारों की बारी। नीचे अपना नाम और आभार व्यक्त करते हैं। बिल्कुल, बिजनेस लेटर भी कुछ ऐसे ही लिखते हैं। रिटर्न पता, तारीख, पाठक का नाम, पता, अभिवादन, फिर सूचना, अंत में अपना नाम और कार्मिक पहचान लिखते हैं। ऐसे ही कई अलग अलग तरह के अवसर पर अलग अलग तरीके से पत्र लिखे जाते हैं और सबके अलग अलग रूल्स होते हैं। और ये सारे रूल्स मुझे किसी भी अच्छी कम्युनिकेशन की किताब में पढ़ने को मिल सकते हैं, है ना? हाँ हाँ। Chapter 13 Learning to Deliver Effective Presentation। एक सुबह कई देशों के खिलाड़ी कुछ अभ्यास कर रहे थे और उनके कोच बार बार अपने लैपटॉप पर उन्हें कुछ ग्राफ्स पे गौर करने को कह रहे थे। संगीता और दीप वहीं थोड़ी दूर बैठे सब देख रहे थे। इतने में दीप संगीता से पूछ बैठा कि ये कोच सबको बार बार क्या दिखा रहा है। जवाब आया, प्रेजेंटेशन दिखा के खिलाड़ियों को पिछले मैच की गलतियां बता रहे हैं और अगले आने वाले मैच की तैयारी कर रहे हैं। पर यह प्रेजेंटेशन क्या होता है? इससे गलतियां कैसे समझ आएंगी? प्रेजेंटेशन यानी प्रस्तुतिकरण। प्रातः ऑफिस में, कॉलेज में प्रेजेंटेशंस देना पड़ता है। प्रेजेंटेशंस किसी भी ऐसे विषय को समझने में मदद करता है जैसे मौखिक या लिखित में समझना कठिन हो। यहाँ पर कोच अपने खिलाड़ियों को पिछले मैच में उनके द्वारा की गई गलतियों को चार्ट्स और ड्राइंग द्वारा बता रहे हैं। इससे उन्हें खेलते वक्त गलतियों का ध्यान रहेगा। चार्ट्स मतलब? दर्शकों का ध्यान डेटा की ओर केंद्रित करने के लिए सूचना को ग्राफ द्वारा दिखाया जाता है। माइक्रोसॉफ्ट प्रेजेंटेशन पैकेज में कई तरह के चार्ट्स और ग्राफ अलग अलग तरह के लेआउट्स बने हुए हैं, जिससे हम अपने प्रेजेंटेशन को भली भांति बना सकते हैं। वो कैसे? जैसे मान लो मुझे अपने 40 बच्चों की एक कक्षा को पिछले 20 सालों में हुए विज्ञान की उन्नति के बारे में बताना हो कि पिछले कई सालों में किस किस तरह के उपकरण बनाए गए हों, या फिर विज्ञान के क्षेत्र में किस देश ने कितनी तरक्की की है। अगर मैं किताबों से पढ़ाऊं तो बहुत सारी किताब साथ लेकर चलना होगा और बच्चों में स्फूर्ति भी नहीं होगी। वही अगर मैं पावर पॉइंट में वैज्ञानिक उपकरणों के चित्र सहित उसके बारे में लिखकर एक प्रेजेंटेशन बना लूं, तो ना सिर्फ अपने स्कूल में बल्कि किसी भी जगह जाकर बच्चों को विज्ञान के नवीकरण से अवगत करवा सकती हूँ। क्या ये इतना सहज होता है? इसके कौन कौन से आयाम होते हैं? 3 बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। प्रेजेंटेशन से देखने वाले का ध्यान आकर्षित हो। सूचना सटीक होनी चाहिए। प्रेजेंटेशन की दिशा का पहले ही निर्धारण करें। ये ना हो कि बीच में आप अपना लक्ष्य भूल जाएं। प्रेजेंटेशन में अपने स्लाइड्स का सही उपयोग करें। कंटेंट को डायग्राम्स और सही चार्ट्स, ग्राफ द्वारा ज्यादा प्रभावशाली ढंग से व्यक्त किया जा सकता है। पावर पॉइंट में नाना प्रकार के मौजूद हैं। आप अपनी जरूरत के अनुसार उनका चयन कर सकते हैं। संस्थान से जुड़े प्रोजेक्ट्स में ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट्स का प्रयोग कर सकते हैं। खाली स्लाइड्स चयन कर अपने मन मुताबिक इस्तेमाल कर सकते हैं आदि कई तरह के स्लाइड्स और थीम्स चुने जा सकते हैं। मैंने कई बार रंगीन स्लाइड्स देखे हैं। क्या स्लाइड्स रंगीन भी हो सकते हैं? हाँ, अलग अलग स्लाइड्स अलग अलग रंग के होते हैं। उसको आप अपने मन चाहे अंदाज में इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑडियो विजुअल क्लिप्स डाल सकते हैं, एनिमेशन यूज कर सकते हैं, फूल, पत्ते, माखन के चित्र, बिजनेस मॉडल सभी का चित्रण कर सकते हैं। सभी तरह के लेआउट्स स्मार्ट आर्ट टूल्स जैसे स्मार्ट आर्ट डिजाइन्स, शेप्स और डायग्राम्स स्मार्ट टैब में अवेलेबल हैं। एनिमेशन भी मौजूद हैं। और कुछ आम गलतियां जो अक्सर लोग करते हैं, उनके बारे में भी बताओ ना। अक्सर देखा गया है कि वक्ता अपनी श्रेष्ठता साबित करने के चक्कर में
अच्छे से अच्छे मैटर को बिगाड़ देता है। इसलिए हमेशा ध्यान रखना, कंटेंट मजबूत हो और प्रेजेंटेशन के बारे में अपने सहयोगियों की राय जरूर जानें। इससे फाइनल प्रेजेंटेशन में काफी मदद मिलती है। ज्यादा जल्दबाजी में न बोलें। अपने हर 1 मिनट के स्पीच के लिए पर्याप्त तैयारी करें। अपना वीडियो बनाकर देखें। कंटेंट और स्लाइड्स जितने आकर्षक होंगे, प्रेजेंटेशन उतना ही प्रभावशाली होगा। अपने श्रोताओं को बांधे रखने के लिए आई कांटेक्ट स्थापित करें और उनसे इंटरैक्ट करें। बोलने की लय, गति सभी पर नियंत्रण रखें और याद रखें कि जो बोला जा सकता है उससे ज्यादा मायने रखता है कि वो बात कैसी बोली गई है। जैसे तुम और मैं बात करते हैं, थोड़े अभ्यास से हम ठीक उसी आत्मविश्वास के साथ 400 लोगों के सामने भी अपनी बात रख सकते हैं, है ना? बिल्कुल, बस ऑडियंस में किसी से बहस नहीं करना और विषय के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी रखना ताकि श्रोताओं के सवालों का जवाब दे सको।